दोस्तों इसी बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिस घटना को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग का दिमाग चकरा सकता है। क्योंकि इस घटना के अंदर जहां एक तरफ पुलिस की लापरवाही वहीं दूसरी तरफ पुलिस का बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम। और दोस्तों कातिल ऐसा कि जिसका कत्ल हुआ उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं, यानी जिसका कत्ल हुआ उसका कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं। और पुलिस ने कत्ल करने वालों से जब पूछताछ की कि तुम्हारा उस व्यक्ति से क्या मामला था, क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी, तो लोग कहते हैं कि साहब हम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं थे और हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन कत्ल के इल्ज़ाम में जो लोग पकड़े गए वो पूरी तरीके से बेगुनाह थे और जिन लोगों ने कत्ल किया वो लोग तो शादी करने वाले थे। ये पूरी उलझी हुई कहानी दोस्तों जब मैं आप लोग को विस्तार से सुनाऊंगा तो आप लोग इस कहानी के अंदर जितने भी पहलू सुनेंगे हर एक पहलू आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगा। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं फिर सीधा सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की तो आज की इस कहानी की असल में शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाना माना शहर, जाना माना ज़िला मुरादाबाद। और इसी मुरादाबाद के अंतर्गत एक थाना आता है, पाक बड़ा थाना। और ये जो पाक बड़ा थाना है, इसी पाक बड़े थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, गुरेठा गांव। और इसी गुरेठा गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं इनका नाम जोगेंद्र है और जोगेंद्र की जो पत्नी है उनका नाम उषा है। और जोगेंद्र के टोटल 3 बेटे और 1 बेटी है। जोगेंद्र का जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है उमेश और दूसरे वाले का संजय और जो लास्ट वाला बेटा है उसका नाम योगेश है। जो जोगेंद्र का लास्ट वाला सबसे छोटा बेटा योगेश है ये पेंटिंग का काम करता है। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इसी बुधवार की। इसी बुधवार वाले दिन जो योगेश होता है ये अपने घर से ये कहकर निकलता है कि वो बस अभी आ रहा है। अब घर वाले समझते हैं कि हो सकता है कि कामकाज के सिलसिले में कहीं गया हो, इसलिए जो योगेश होता है इसी बुधवार को अपनी साइकिल उठाता है और उसके बाद में निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जब शाम का काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है तो घर वालों को थोड़ी सी योगेश की चिंता होती है। अब जब योगेश की चिंता होती है तो घर वाले योगेश को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन के ऊपर लगातार रिंग जा रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस फ़ोन को रिसीव कर सके। अब दोस्तों या तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए या फिर कोई और दिक्कत हो जाए तो परिवार वाले ये सोच लें कि हो सकता है कि बैटरी डेड वगैरह हो गई हो। लेकिन अगर फ़ोन पे लगातार रिंग जा रही है तो 1-2 कॉल्स तो सही, लेकिन लगातार अगर रिंग्स जाएंगी और सामने वाला पर्सन अगर फ़ोन नहीं उठाएगा तो परिवार की जो चिंताएं हैं ये स्वाभाविक हैं। इसलिए परिवार वालों को अब चिंता होती है, इसलिए वो अपने बेटे योगेश को ढूंढने के लिए निकलते हैं। परिवार वाले सबसे पहले योगेश के जितने भी जानने वाले लोग थे उन सारे ही जानने वाले लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कोई बताता है कि योगेश आया तो था लेकिन निकल गया था, कोई बताता है कि आज नहीं देखा। फिर उसके बाद में परिवार वाले गांव में जहां पर योगेश बैठा करता था, जहां पर अक्सर यार दोस्तों के साथ में चला जाया करता था, उन सारी जगहों पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों जहां कहीं भी परिवार वाले ढूंढ रहे थे योगेश के बारे में परिवार वालों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा इसी बीच में परिवार वाले जो थे पूरी रात परेशान घूमते रहते हैं। परिवार वालों को कहीं से योगेश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। इसलिए पूरे गांव के अंदर अब यह खबर फैल जाती है कि जो योगेश है ये घर से गायब है। अब परिवार वाले, गांव वाले सारे लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन योगेश का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। बहरहाल दोस्तों परिवार वाले भी सोचते हैं कि हो सकता है कि कहीं चला गया हो, रिश्तेदारी में चला गया हो, इसलिए रिश्तेदारियों में कॉल करते हैं, वहाँ भी पता नहीं। रात भर ऐसे ही बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं, हो सकता है कि लौट आए, कहीं चला गया हो, फ़ोन साइलेंट लग गया हो। तमाम तरीके की बातें खुद से सोचते, खुद से ख़त्म कर देते। फिर सोचते हैं कि अगर सुबह तक नहीं आया तो उसके बाद में पाकबड़ा थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे कि बच्चा जो है वो लापता है। लिहाजा जैसे ही सुबह होती है, सुबह के 7 से 8 बजे के आसपास का समय होता है, गांव से ही दूर एक जगह पड़ती है मौड़ा तैया, जहां पर कब्रिस्तान इलाका है और पास में ही नदी है जिस नदी का नाम है गागन घटी नदी। और इसी नदी के पास में जो मौड़ा तैया कब्रिस्तान है, इसी कब्रिस्तान के पास में कुछ लोगों को, कुछ राहगीरों को एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। और ये जो जगह थी ये गोरेठा गाँव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर के आसपास थी। वहाँ पर जब डेड बॉडी दिखाई पड़ती है तो यहाँ पर गुरेठा गांव में सूचना दी जाती है, क्योंकि गांव में ऑलरेडी पता था कि जो लड़का है जिसका नाम योगेश है वो गायब है। इसलिए परिवार वालों को जब ये सूचना मिलती है तो परिवार वाले भी भागते हैं। और जैसे ही ये सारे लोग वहाँ पर भागते हैं तो वहाँ पर जो डेड बॉडी थी वो किसी और की नहीं थी, वो योगेश की थी। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पाक बड़ा थाने में फ़ोन कर देता है कि साहब इस तरीके से यहाँ पर हत्या हुई है।
अब हत्या हुई है तो उसके बाद में जो पाकबड़ा थाने की पुलिस होती है ये भी मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले घटनास्थल को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में जब पुलिस को पता चलता है तो वहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो योगेश का मोबाइल है ये मौके पे ही मौजूद है, और जो हत्या की गई है उससे पेट पर भी किसी तेज़ धारदार हथियार पर वार किया गया है, और जिस्म पर और सिर पर ईंट और पत्थर के बहुत ज़्यादा चोटों के निशान हैं। यानी हत्या इतनी ज़्यादा बर्बर तरीके से की गई थी, जितनी सारी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते। अब पुलिस ये समझ नहीं पाती है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। उसके बाद में योगेश के भाई उमेश, भाई संजय और जोगेंद्र, इन सारे लोगों से पूछताछ की जाती है। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है क्या? तो परिवार वाले कहते हैं कि साहब ऐसे तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शक नहीं है, ऐसे में भला हम किसके ऊपर शक देता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और उसके बाद में सबसे पहले जो योगेश का मोबाइल घटनास्थल पर मिला था उस मोबाइल से चेक करते हैं, क्योंकि आजकल जो प्रेम संबंध है इन मामलों में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक बार पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस मोबाइल की कॉल डिटेल्स वगैरह वगैरह निकाल ली जाए। अब जैसे ही कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि लगभग 11:23 पर इस नंबर से एक कॉल की गई थी, और वो कॉल की गई थी पुलिस को, यानी 112 नंबर पर। अब जैसे ही 112 नंबर पर कॉल की बात आती है तो यहाँ पर पुलिस बड़ा हैरान होती है कि यहाँ पर एक तरीके से पीसीआर को कॉल की गई थी, और मामला क्या था तो ये तो वही बता सकते हैं। लिहाजा पुलिस वो जो थी वो यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी इस तरीके की सेवाओं में जो 112 नंबर पर जो सेवाएं देती हैं उसमें तैनात थे, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पता ये चलता है कि हाँ, लगभग 11:30 के आसपास यानी 11:23 पर फ़ोन आया था, और एक व्यक्ति बात कर रहा था। उस व्यक्ति ने अपना नाम योगेश बताया था, और योगेश ने ये कहा था कि गांव में ही रहने वाला शोभाराम, उसका बेटा गौरव और कपिल, ये लोग मेरी बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर रहे हैं, ईंट पत्थरों से पिटाई कर रहे हैं। साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए। अब जैसे ही इस व्यक्ति ने ये बात कही, फ़ोन कट हो गया। उसके बाद में हम लोग बताए हुई घटना वाली जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर बहुत ढूंढा, लेकिन किसी का कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद में पीसीआर वाले ये बताते हैं कि हमने सोचा कि हो सकता है कोई फेक कॉल हो, या फिर किसी शराबी ने कोई हरकत की हो। उसके बाद में हम लोग लौट कर चले जाते हैं। अब जैसे ही शोभाराम, गौरव और कपिल का नाम आता है तो जो योगेश का भाई उमेश होता है वो इन तीनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करा देता है, और वो कहता है कि साहब किसी और ने नहीं, मेरे भाई की हत्या इन्हीं तीनों ने की है। अब यहाँ पर शोभाराम और गौरव और कपिल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो जाता है, और पुलिस जो थी वो शोभाराम, गौरव और कपिल, इन तीनों को पुलिस थाने में अरेस्ट करके लेके आ जाती है। इन तीनों को अरेस्ट करके लाती है, क्योंकि हत्या का केस दर्ज किया गया था, नामजद रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इनके खिलाफ कोई सबूत, कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए। लिहाजा पुलिस वाले अब यहाँ पर इन तीनों से पूछताछ करते हैं, तो ये तीनों पुलिस से यही कहते हैं कि साहब इस पूरे हत्याकांड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। योगेश तो बहुत अच्छा लड़का था, उससे ना हमारी कोई दुश्मनी, ना कोई रंजिश, भला हम योगेश का कत्ल क्यों करेंगे। अब पुलिस वाले जो थे वो यहाँ पर प्रेम संबंधों की बात भी खंगालते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद इस पूरे मामले के अंदर इन तीनों का कोई हाथ नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले फिर से इस पूरे मामले को अलग तरीके से छानबीन करते हैं, और जब इस पूरे मामले को अलग तरीके से अलग अलग एंगल्स पर छानबीन करते हैं तो यहाँ पर पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिलते हैं। दरअसल पुलिस आस पड़ोस के जो सीसीटीवी कैमरास खंगालते हैं, उन सीसीटीवी कैमरास के अंदर 2 व्यक्ति संदिग्ध तरीके से देखे जाते हैं। अब इन दोनों व्यक्तियों की जब पहचान की जाती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति का नाम मनोज है जो गांव के अंदर ही सैलून चलाता है, और एक व्यक्ति का नाम मंजीत है। फिर क्या था, पुलिस मनोज और मंजीत को भी उठा लेती है, सोचती है कि इन तीनों से तो पूछताछ कर ही रहे हैं, एक बार मनोज और मंजीत से भी पूछताछ कर लेते हैं। अब मनोज और मंजीत को पुलिस थाने बुला के लाया जाता है, और इनसे इस तरीके से बातचीत की जाती है कि जैसे पुलिस को इनके बारे में पुख्ता जानकारी हो, और पुलिस इनसे कहती है कि बताओ तुमने योगेश का कत्ल क्यों किया। अब जैसे ही ये दोनों ये बातें सुनते हैं तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारा तो योगेश के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके जो बयान थे उस बयानों में पुलिस को हड़बड़ाहट साफ दिखाई पड़ रही थी। लिहाजा पुलिस ये समझ जाती है कि ये जो मनोज और मंजीत है ये पुलिस के सामने कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस मनोज और मंजीत के ऊपर शिकंजा कसती है, और इन दोनों के ऊपर जब सख्ती दिखाती है, इनकी मेहमान नवाजी करती है, तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हैं, और जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई परेशान था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी गलती क्या थी, कसूर क्या था। यानी जिस व्यक्ति का 1% भी कोई भी ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं था, उसी का कत्ल हो गया। दरअसल मनोज और मंजीत बताते हैं कि साहब इस पूरे कत्ल का जो मास्टरमाइंड है वो कोई और है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन है, तो मनोज और मंजीत बताते हैं कि दरअसल जो शोभाराम और जो गौरव और जो कपिल तुमने जिन तीनों को अरेस्ट कर रखा है,
तो गौरव और कपिल की बहन है जिसका नाम स्वाति है, शोभाराम की बेटी। स्वाति ने ही ये कत्ल को अंजाम दिलवाया है। अब जैसे ही स्वाति का नाम आता है तो पुलिस वाले यह समझने की कोशिश करते हैं कि भाई स्वाति क्यों कत्ल कर पाएगी और तुमसे क्यों कर पाएगी, और फिर उनके ही कत्ल के जुर्म में अपने बाप और दोनों भाइयों को क्यों फंसाएगी। तो यहाँ पर पुलिस वाले जो थे वो स्वाति को भी उठा लेते हैं। अब उसके बाद में स्वाति, मनोज और मंजीत इन तीनों से पूछताछ करते हैं। जब इन तीनों से बारी बारी से अलग अलग कमरे में बिठाकर सख्ती के साथ में पूछताछ की जाती है तो ये तीनों एक कहानी सुनाते हैं। दरअसल जो स्वाति थी ये मनोज से कई साल पहले मिली थी और मनोज से जब इसकी मुलाकात हुई तो दोनों बीच में दोस्ती हुई और दोस्ती होते होते दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गए। अब जब इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध हुए तो धीरे धीरे इस बात की जो खबर थी ये शोभाराम और उसके दोनों बेटे यानी गौरव और कपिल को भी लगी। अब स्वाति मनोज से किसी भी तरीके से शादी करना चाहती थी जो सैलून चलाता था, और लेकिन जो शोभाराम, गौरव और कपिल थे वो स्वाति की शादी मनोज से होने देना नहीं चाहते थे। लिहाजा यहाँ पर जो स्वाति थी अब प्लानिंग करती है क्योंकि उसे अपने घर वालों से पीछा छुड़ाना था, लेकिन वो किसी भी तरीके से शोभाराम और अपने दोनों भाइयों को मारना भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो क्राइम पेट्रोल देखती है और क्राइम पेट्रोल देखकर एक साजिश रचती है। वो सोचती है कि क्यों ना अपने पिता शोभाराम, अपने भाई गौरव और कपिल, इन तीनों को अगर मैं किसी के कत्ल के जुर्म में फंसा दूं तो इन तीनों से मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मैं अपने प्रेमी मनोज से शादी भी कर सकती हूँ। और ये पूरी कहानी ये मनोज को सुनाती है। अच्छा, मनोज को भी ये प्लान बिल्कुल सही लगता है, इसलिए मनोज अपने दूर के रिश्तेदार मंजीत को अपने प्लान में शामिल करता है। और उसके बाद में इसी बुधवार को ये लोग जो जगह पड़ती है मौड़ा तैया कब्रिस्तान, जो कि इस गांव से 1.5 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं शाम के वक्त। और ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करने लगते हैं जो व्यक्ति गुरेठा गाँव का रहने वाला हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसका हम लोग कत्ल कर देंगे और उसका इल्ज़ाम जो है वो शोभाराम, गौरव और कपिल पे लगा देंगे। अब दोस्तों रात का अंधेरा हो चुका था और ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो गुरेठा गांव का रहने वाला हो। इंतजार करते करते रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो योगेश था ये अपनी साइकिल से वहां से गुजर रहा होता है। अब जैसे ही योगेश पे इनकी नज़र पड़ती है तो उसके बाद में जो मनोज था और जो मंजीत थे ये योगेश के ऊपर हमला कर देते हैं। योगेश को पहले तो बहुत बेरहमी के साथ में पीटते हैं और उसके बाद में ईंट और पत्थरों से कुचल कर योगेश की हत्या कर देते हैं। उसके बाद में योगेश का ही मोबाइल लेते हैं और उसके बाद में 112 नंबर पर कॉल करते हैं। और चूंकि इनकी प्लानिंग यही थी कि शोभाराम, गौरव और कपिल इन तीनों को इस कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाना है, इसलिए 112 नंबर पर कॉल करने के बाद में कहते हैं कि साहब मैं योगेश बोल रहा हूँ और ये जो शोभाराम और गौरव और कपिल हैं गांव के रहने वाले, ये लोग मुझे बहुत ही बेरहमी के साथ में पीट रहे हैं। मुझे डर है कहीं ये लोग मेरी हत्या न कर दें। और उसके बाद फ़ोन कट कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो यहाँ पर बड़ा हैरानी की बात ये थी कि जिसका कत्ल हुआ उसको यही नहीं पता था कि उसका कसूर क्या है, और जिन लोगों को उठाया गया उनको यही नहीं पता था कि उन्होंने कत्ल किसका किया है, और जो लोग कातिल थे असल में वो तो शादी की प्लानिंग कर रहे थे। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी एक तरीके से इस मास्टरमाइंड स्वाति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। यानी वो कितनी ज़्यादा शातिर थी कि वो किसी अनजान का कत्ल कर अपने बाप और अपने दोनों भाइयों को फंसाना चाहती थी ताकि वो अपने प्रेमी के साथ में अपनी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। आप लोग जो भी लिखना चाहें कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ ली जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स थे, खान अकील जी का कमेंट्स लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो खान अकील जी वालेकुम सलाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कमेंट किया। उसके बाद में नेताराम चौधरी लिखते हैं, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छी लगती है, आपकी वाणी बहुत सुंदर लगती है। नेताराम चौधरी भद्रोड़ा जिला सज्जौर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी, थैंक्स सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी आपका शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, नाउ आई डे आई एम वाचिंग योर स्टोरी एंड सब्सक्राइब ऑफ यू। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में इदरीस खान लिखते हैं, गुड जॉब, शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखती है, शम्स ताहिर खान की स्टोरीज़ को मैं 20 ईयर से सुनती हूँ, आई एम बिग फ़ैन ऑफ हिम। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके कमेंट्स पे रिप्लाई है, शम्स ताहिर खान साहब की कहानी हम भी सुनते हैं और उन्हीं के अंदाज़ बहुत अच्छा है, उनकी उर्दू बहुत खूबसूरत है, सलामत रहिए बहन। तो अंसारी सुहेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रशीपाल हैं लिखते हैं, रशपाल लिखते हैं, गुड जॉब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी लिखते हैं, भाई अपने भतीजे के लिए जो बेचारा शब्द बोला है वो इसके काबिल नहीं है, आपने बहुत अच्छी बात कही, सहमत हूँ आपकी बात से। धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम बड़े भाई, आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी भाई, कम से कम किसी का मर्डर नहीं हुआ। तो धीरज सिंह जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अफजल अंसारी हैं लिखते हैं, मस्त है भाई। तो अफजल अंसारी जी शुक्रिया। अंसारी सुहेल अपना कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, मोहम्मद इमरान जी कमेंट्स करते हैं, फतेहपुर से कहानी सुनते हैं। सिद्दीक अहमद हैं लिखते हैं, शाविज भाई संसार में दो तरह की शक्तियाँ हैं,
इंसान और शैतान, हम पर जो भी हावी होता है हमारा आचरण वैसा ही होता जाता है। हमें हर वक्त अच्छा हो जाना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके कमेंट्स पे एक रिप्लाई भी है, अंसारी सुहेल जी का लिखते हैं वो सब तो ठीक है, किंतु परंतु ये आचरण क्या है? आचरण को उर्दू में क्या कहते हैं? आचरण को उर्दू में कहते हैं कि जो हमारा एक तरीके से जो हमारी जीने का जो तरीका है। आचरण का मतलब होता है कि जो हमारी तहज़ीब है, उर्दू में तहज़ीब कहते हैं, तो ये समझना चाहिए। मोहम्मद रफ़ीक हैं, लिखते हैं अच्छा हुआ भाई सवाल जवाब वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो मोहम्मद रफ़ीक जी शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, रिश्ते को कलंकित कर दिया पति पत्नी और पहाड़ बन गई, थैंक्स सर जी। तो शुक्रिया। इद्रीस खान मुंबई से कहानी सुनते हैं। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा लिखती हैं सर जी 22 सितंबर को मेरे देवर जी की बेटी नाविया वर्मा का बर्थडे है, सर जी विश कर देना, थैंक यू सर जी। प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से। तो मंदी वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके देवर हैं और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है नाविया वर्मा, उनका बर्थडे है और 22 सितंबर को ये बर्थडे आता है। तो आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से, मेरे तमाम व्यूवर्स की तरफ से। आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराती रहें। शाहबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं, सुनील त्यागी जी शाहना बुलंदशहर से कमेंट करते हैं। उसके बाद में फैसल हाशमी है, लिखते हैं हेलो सर फ्रॉम वाराणसी से कहानी सुनते हैं। रिजवान अंसारी सुनते हैं। रचन चंद्रा है, लिखते हैं नहीं इसमें दोनों की बड़ी गलती है। चंचल और उसके भतीजे प्रेमी को समाज में बहिष्कार चाहिए, गांव से बाहर इनको भगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। इस तरीके से लोग हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ों से रुक जाएं। मेरा हरियाणा है, लिखते हैं भाई आप बेस्ट हो। नरेश राजपूत सिरसा घोघरा से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। लईक अब्बास गुलस्तानाज लिखते हैं आज सवाल नहीं पूछा आपने, तो आपका शुक्रिया। मैं सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें आता नहीं है, तो फिर हम कमेंट्स में क्या लिखें। राधेश्याम शर्मा है, लिखते हैं सिरसी जयपुर राजस्थान से आज के दौर में बहुत सी औरतें सागिर्द होती हैं और अपना नाम सागिर्द क्यों रखा है, शुक्रिया आपका। धीरज सिंह है, लिखते हैं भैया आप बोल रहे हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इसमें समाज क्या करेगा, रहना उन लोगों को है। तो आपने धीरज सिंह जी अपना कमेंट्स किया, शुक्रिया आपका। शुक पवार हैं, लिखते हैं सर आज का मैच तो देखने देते। इसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये एवर लाथौर करके लिखते हैं फालतू टाइम पास है, तो आपका शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।